हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इमरजेंसी के बारे में। तो ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 18 में दिया गया है। तो पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 3 आर्टिकल्स है विच डील्स विद इमरजेंसी प्रोविजंस। सबसे पहले आर्टिकल 352 विच टॉक्स अबाउट नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 डील्स विद प्रेसिडेंट्स रूल या फिर हम इसे स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। एंड आर्टिकल 360 डील्स विद फाइनेंशियल इमरजेंसी। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 352 यानी कि नेशनल इमरजेंसी के बारे में। तो आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इंडिया ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर, external aggression or armed rebellion, then president of India has the power to impose national emergency। तो आर्टिकल 352 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो तीनों में से किसी भी ग्राउंड्स पे, या तो वॉर या तो एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन, किसी भी ग्राउंड पे वो या तो हमारे पूरे देश में या देश के कोई हिस्से में नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात ये आती है कि क्या प्रेसिडेंट अपने मर्जी से नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 352 तो कह रहा है इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड। तो क्या यहाँ पे प्रेसिडेंट के पर्सनल सेटिस्फैक्शन की बात हो रही है? नहीं, प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट यानी कि सीनियर मोस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जब तक कैबिनेट प्रेसिडेंट को एडवाइस नहीं करे, प्रेसिडेंट को रिकमेंड नहीं करे और वो रिकमेंडेशन भी रिटन फॉर्म में होनी चाहिए, तब तक प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी इम्पोज नहीं कर सकते, लागू नहीं कर सकते। आर्टिकल 352 ये कह रहा है इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट को पूरे इंडिया में, पूरे देश में ही नेशनल इमरजेंसी लागू करना है। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो इंडिया के कोई पार्ट में, यानी कि कोई स्टेट में या स्टेट के कोई पार्ट में भी, कोई हिस्से में भी नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट ऑफ इंडिया है ये ऐड किया गया था, इस प्रोविजन को ऐड किया गया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो 3 ग्राउंड्स क्या मेंशन है आर्टिकल 352 में? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। तो ये जो टर्म है आर्म्ड रिबेलियन, ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। तो ओरिजिनली कौन सा टर्म यूज किया गया था? इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो 3 ग्राउंड्स क्या मेंशन थे ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। लेकिन ये इंटरनल डिस्टर्बेंस टर्म को रिप्लेस किया गया बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। और कौन से टर्म को ऐड किया गया? आर्म्ड रिबेलियन टर्म को ऐड किया गया। तो 3 ग्राउंड्स क्या मेंशन है अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352 में? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। तो जब प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज करता है वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे, उसे कहा जाता है एक्सटर्नल इमरजेंसी। और जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड पे इम्पोज करता है तो उसे कहा जाता है इंटरनल इमरजेंसी। अब ये तीनों टर्म्स में बेसिक डिफरेंस क्या है हम लोग ये समझ लेते हैं। मान लो पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर किया, तो अब दोनों कंट्री एक दूसरे के खिलाफ आर्म्ड फोर्सेस यूज करेगी, ये है वॉर। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा पाकिस्तान इंडिया की सिक्योरिटी डेंजर में डाल रही है, आर्म्ड फोर्सेस ही यूज कर रही है, कोई और तरीके से भी वो इंडिया की सिक्योरिटी डेंजर में डाल सकती है। मान लो इफ पाकिस्तान इज पुशिंग ट्रूप्स अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ऑफ इंडिया, या फिर पाकिस्तान के कुछ टेररिस्ट है जो कि इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो उस सिचुएशन में भी इंडिया की सिक्योरिटी डेंजर में आ रही है। आर्म्ड रिबेलियन यानी कि जरूरी नहीं है कि कुछ एक्सटर्नल रीजंस के वजह से ही इंडिया थ्रेट में आएगा, कुछ इंटरनल रीजंस भी हो सकते हैं। अगर इंडिया में कुछ ऐसे टेररिस्ट है, ऐसे नक्सलाइट है जो कि इंडिया में कुछ ऐसा एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ आतंकवाद फैला रहे हैं, तो उस वजह से भी इंडिया डेंजर में आ सकता है। तो इन तीनों ग्राउंड्स पे, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड पे प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वॉर होगा, एक्सटर्नल एग्रेशन होगा, आर्म्ड रिबेलियन होगा तभी प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी इम्पोज करेंगे। उससे पहले भी अगर प्रेसिडेंट को लगा, इफ द प्रेसिडेंट इवन एंटिसिपेट्स दैट देयर मे बी वॉर, देयर मे बी एक्सटर्नल एग्रेशन, देयर मे बी आर्म्ड रिबेलियन, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू इम्पोज नेशनल इमरजेंसी। तो उस सिचुएशन में भी, वॉर से पहले भी, एक्सटर्नल एग्रेशन से पहले भी, आर्म्ड रिबेलियन से पहले भी, अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगेगा तो प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज कर सकते हैं। अब मान लो आज प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज किया ऑन ग्राउंड ऑफ वॉर, तो क्या कल को जाके प्रेसिडेंट इस ग्राउंड को चेंज कर सकते हैं और नेशनल इमरजेंसी को लागू कर सकते हैं फिर से? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स था जो हम लोगों ने समझा आर्टिकल 352 के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी के बारे में। तो प्रेसिडेंट ने ये नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज तो कर दिया ऑन रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, लेकिन पार्लियामेंट के अप्रूवल की कब जरूरत है ये जान लेते हैं। मान लो अगर आज प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी इम्पोज किया तो आज से 30 दिन तक
30 दिन तक ये कंटिन्यू होगा विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल, यानी कि आज से 30 दिन तक लोकसभा और राज्यसभा के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, ये नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू होगा। लेकिन अगर 30 दिन के बाद भी अगर आपको इसको कंटिन्यू रखना है तो क्या करना होगा, तो ये 30 दिन खत्म होने से पहले पहले बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा मस्ट अप्रूव दिस नेशनल इमरजेंसी। दैट मीन्स दे मस्ट पास द रेजोल्यूशन बाय स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी यानी कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। इफ दे पास द रेजोल्यूशन बाय स्पेशल मेजोरिटी तो क्या होगा, तो फिर ये नेशनल इमरजेंसी 6 महीने तक के लिए कंटिन्यू होगा। कितना, 6 मंथ्स एट अ टाइम, एक बार के लिए सिर्फ 6 महीने के लिए। अगर 6 महीने के बाद भी इसको कंटिन्यू करना है तो क्या करना होगा, अगेन कम बैक टू लोकसभा राज्यसभा, उनका अप्रूवल लो। इफ दे पास द रेजोल्यूशन बाय स्पेशल मेजोरिटी अगेन इट विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। फिर अगर 6 महीने के बाद भी कंटिन्यू करना है तो फिर 6 महीने बाद उनके पास वापस आओ। इफ दे पास द रेजोल्यूशन बाय स्पेशल मेजोरिटी अगेन इट विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। लाइक दिस इट कैन कंटिन्यू फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। तो नेशनल इमरजेंसी के लिए याद रखिएगा कोई अपर लिमिट सेट नहीं की गई है। क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कब तक वॉर चलेगा, कब तक एक्सटर्नल एग्रेशन होगा, कब तक आर्म्ड रेबेलियन होगा, इसीलिए नेशनल इमरजेंसी के केस में कोई अपर लिमिट नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है। आज अगर प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी इंपोज किया, 30 दिन तक तो पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, लेकिन ये 30 दिन खत्म होने से पहले पहले लोकसभा और राज्यसभा को सेपरेटली रेजोल्यूशन पास करना होगा बाय स्पेशल मेजोरिटी। देन दिस नेशनल इमरजेंसी विल कंटिन्यू फॉर 6 मंथ्स एट अ टाइम। अब मान लो लोकसभा ने ये नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव कर दिया, दैट मीन्स रेजोल्यूशन पास कर दिया बाय स्पेशल मेजोरिटी, लेकिन राज्यसभा ने इस नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव नहीं किया, तो क्या होगा, तो भी क्या ये नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू होगा, नहीं, तो फिर नेशनल इमरजेंसी को हटा दिया जाएगा। नेशनल इमरजेंसी विल बी रिवोक्ड। मान लो राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया लेकिन लोकसभा ने अप्रूव नहीं किया, उस सिचुएशन में नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू होगा, नहीं, उस सिचुएशन में भी नेशनल इमरजेंसी को रिवोक कर दिया जाएगा। तो दोनों ही हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट को ये नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव करना होगा, तभी ही नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू होगा। लेकिन मान लो अगर लोकसभा डिसॉल्व है या फिर मान लो लोकसभा रिसेस में, छुट्टी में, सेशन में नहीं है, उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में राज्यसभा विल पास द रेजोल्यूशन बाय स्पेशल मेजोरिटी। अगर राज्यसभा ने इस नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव कर दिया तो फिर नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू होगा। कब, जब लोकसभा सेशन में नहीं है, जब रिसेस में है या डिसॉल्व हो गई है। लेकिन जब लोकसभा वापस सेशन में आएगी, मान लो लोकसभा सेशन में नहीं है और राज्यसभा ने इस नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव कर दिया, तो क्या ये नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू होगा, बिल्कुल कंटिन्यू होगा। क्यों, क्योंकि लोकसभा सेशन में नहीं है। लेकिन जब लोकसभा वापस सेशन में आएगी, मान लो आज लोकसभा वापस सेशन में आ गई, तो आज से 30 दिन के अंदर लोकसभा मस्ट अप्रूव दिस नेशनल इमरजेंसी। दैट मीन्स दे मस्ट पास द रेजोल्यूशन बाय स्पेशल मेजोरिटी। अगर 30 दिन के अंदर उन्होंने इस नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव कर दिया तभी नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू होगा, अदरवाइज नेशनल इमरजेंसी विल बी रिवोक्ड। ठीक है, अब ये नेशनल इमरजेंसी को रिवोक करने के लिए क्या करना होगा, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है। प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी को लागू कैसे किया था, ऑन रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। अब अगर प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी को रिवोक करना है तो वो ऐसे ही करेगा। कैसे करेगा, ऑन रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। तो जब कैबिनेट प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगी तभी प्रेसिडेंट जो है नेशनल इमरजेंसी को हटा सकता है, रिवोक कर सकता है। लेकिन एक स्पेशल पावर है जो लोकसभा के पास है इन ऑर्डर टू रिवोक नेशनल इमरजेंसी, जो कि राज्यसभा के पास नहीं है। ये जो स्पेशल पावर है ये लोकसभा को मिली है अंडर आर्टिकल 352 सब क्लॉज 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल 352 सब क्लॉज 8 क्या कहता है, तो इफ 1/10 मेंबर ऑफ द लोकसभा अगर वो स्पीकर को बोले कि हमें नेशनल इमरजेंसी को रिवोक करना है एंड इफ दे पास द रेजोल्यूशन बाय सिंपल मेजोरिटी, तो नेशनल इमरजेंसी रिवोक हो जाएगा। अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो देन दे कैन राइट टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट क्या करेगा, विद इन 40 डेज एक सेशन बुलाएगा लोकसभा का, एंड इफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा दे पास द रेजोल्यूशन बाय सिंपल मेजोरिटी, तो नेशनल इमरजेंसी रिवोक हो जाएगा। याद रखिएगा ये पावर लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है। ये हम लोगों ने समझा नेशनल इमरजेंसी के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ इम्पैक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी के बारे में। तो नॉर्मल सिचुएशन में हम लोग को पता है 7 शेड्यूल में दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट कंटेन्स द सब्जेक्ट मैटर ऑन विच ओनली द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज। स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैटर मेंशन है जैसे कि एग्रीकल्चर, गैमलिंग, पुलिस, इन सब्जेक्ट मैटर पे सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर लॉज बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैटर मेंशन है इस पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही लॉज बना सकता है। ये तो मैं बात कर रही हूँ नॉर्मल सिचुएशन की। लेकिन एबनॉर्मल सिचुएशन में यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी
इमरजेंसी के दौरान, नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो स्टेट लिस्ट है वो पार्लियामेंट के कंट्रोल में आ जाती है। नॉर्मल सिचुएशन पे स्टेट लिस्ट पे जो भी सब्जेक्ट मैटर मेंशन है उस पर कौन लॉज बना रहा है? स्टेट लेजिस्लेचर ही लॉज बना रहा है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी के दौरान स्टेट लिस्ट आ जाएगी पार्लियामेंट के कंट्रोल में। दैट मीन्स नाउ द पार्लियामेंट विल हैव द पावर टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मैटर दैट हैज बीन मेंशन्ड अंडर द स्टेट लिस्ट। इसका मतलब ये है कि नॉर्मल सिचुएशन में आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिहेव्स लाइक अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। लेकिन एबनॉर्मल सिचुएशन में नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो है आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिहेव्स लाइक अ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी यानी कि देयर इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर टुवर्ड्स द यूनियन। जितनी जो पावर है स्टेट की वो यूनियन की तरफ आ जाती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिहेव्स लाइक अ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि नेशनल इमरजेंसी जब इम्पोज किया जाएगा अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस दौरान स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड नहीं किया जाता है। सिर्फ स्टेट लिस्ट जो है वो पार्लियामेंट के कंट्रोल में आ जाती है। अब क्या फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, क्या वो भी इम्पैक्ट होता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी? बिल्कुल होता है। तो नॉर्मल सिचुएशन में आप लोग को पता है कि हर 5 साल में जो है प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करता है एंड दिस फाइनेंस कमीशन डिसाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इट कैन ऑल्सो बी सस्पेंडेड। ये आप याद रखिएगा। अब क्या फंडामेंटल राइट्स पे कुछ इम्पैक्ट होता है? बिल्कुल होता है। इसके लिए हमें 2 आर्टिकल समझना होगा, एक आर्टिकल 358 और एक आर्टिकल 359। सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल 358। तो आर्टिकल 358 कहता है जब प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी इंपोज करेगा ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी कि जब प्रेसिडेंट एक्सटर्नल इमरजेंसी इंपोज कर रहा है उस दौरान आर्टिकल 19 विल ऑटोमेटिकली भी सस्पेंडेड। कोई सेपरेट ऑर्डर प्रेसिडेंट को इशू करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लागू कर रहा है ऑन ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, यानी कि जब प्रेसिडेंट इंटरनल इमरजेंसी इंपोज कर रहा है उस दौरान आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होगा। तो क्या करना होगा? प्रेसिडेंट को एक सेपरेट ऑर्डर इशू करना होगा इन ऑर्डर टू सस्पेंड द फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19। ये कहा गया है आर्टिकल 358 में। अब आर्टिकल 359 क्या कहता है? आर्टिकल 359 कहता है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन 2 फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। वो 2 फंडामेंटल राइट्स क्या है? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 359 ये नहीं कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाएगा। आर्टिकल 359 कह रहा है कि इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट विल बी सस्पेंडेड, यानी कि अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास नहीं जा सकते। ये कहा गया है आर्टिकल 359 में। लेकिन याद रखेगा आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते। तो ये हम लोगों ने समझा इम्पैक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी के बारे में। अब तक हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी कितने बार लागू किया गया है? सबसे पहले 1962 में इंडिया चाइना वॉर के दौरान, 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान और 1975 में हमारे देश में लागू किया गया था इंटरनल इमरजेंसी। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अब एक सवाल उठेगा इमरजेंसी सब्जेक्ट, और एक सवाल ये उठता है इज नेशनल इमरजेंसी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू? क्या नेशनल इमरजेंसी को चैलेंज किया जा सकता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ? तो 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में तो कहा गया था कि नहीं, नेशनल इमरजेंसी को चैलेंज नहीं किया जा सकता इन द कोर्ट ऑफ लॉ। दैट मीन्स नेशनल इमरजेंसी वॉज इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। ये मैं बात कर रही हूँ 1975 की। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ये कहा गया नेशनल इमरजेंसी कैन ऑल्सो बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ ऑन ग्राउंड्स ऑफ मैलिफाइड इंटेंशन। तो अगर प्रेसिडेंट कुछ गलत इंटेंशन के साथ नेशनल इमरजेंसी लागू करता है, या अगर पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं लेता, या कैबिनेट का मान लो अगर रिटन एडवाइस नहीं लिया और नेशनल इमरजेंसी लागू कर दिया, यानी कि कुछ मैलिफाइड इंटेंशन से अगर नेशनल इमरजेंसी को लागू किया गया है, तो उस केस में नेशनल इमरजेंसी को चैलेंज किया जा सकता है इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इस नेशनल इमरजेंसी को नल एंड वॉइड यानी कि इनवैलिड भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कुछ पॉइंट समझा नेशनल इमरजेंसी के बारे में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।